अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रिकॉर्डिंग नंबर 16 के साथ टेस्ट यूनिट आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले बच्चों, एक आपके लिए छोटा सा मैसेज है कि आप ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए आप अपने तालीमी बोर्ड्स 9th-10th में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करें कि मोबाइल फ़ोन पर या कंप्यूटर पर जैसे आसानी हो हमारी तालीमी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की रिक्वेस्ट करें। आप डेली 1 से 2 घंटे लाजमी ऑनलाइन क्लासेस लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप स्कूल जाएंगे तो आपको वो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप एक बार पढ़ चुके होंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप हमारे प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी चार्जेस के आप ये ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और अपने बोर्ड्स के इम्तिहान में नुमाया मार्क्स बल्कि नुमाया पोजीशन हासिल कर सकते हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर तमाम क्लासेस की 9th-10th क्लास तक तमाम क्लासेस की तमाम तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज लेक्चर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 4। आज हमने स्टार्ट करना है और स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले एक और ज़रूरी बात, जैसे ही हम चैप्टर पढ़ते हैं बुक्स वगैरह उसके साइड पर बॉक्स बने होते हैं, उस पर कोई इंफॉर्मेशन दी होती है और फिर नीचे ना कोई एक्टिविटी करने की दी होती है। तो वो मेरा वो ये है कि जब आप टॉपिक समझ लेते हैं तो वो आपकी एक असाइनमेंट होती है। आप उन बॉक्सेस को खुद रीड किया करें, उसमें एक अच्छी इंफॉर्मेशन दी होती है। बात सम टाइम बोर्ड्स वाला उस छोटे से बॉक्स में से भी कोई इंफॉर्मेशन उठा के आपको एमसीक्यूज दे सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन दे सकता है, तो उसे स्किप मत करना। साइड पर एक बॉक्स बना होता है, फिर इसी तरह एक्टिविटी करने की दिए कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं। तो वो बेटा वो आपकी असाइनमेंट होती है। जब आप टॉपिक पढ़ते हैं तो वो आप खुद किया करें, कोशिश किया करें। जो ना आए तो आप उसको फिर वह पीछे जाकर टॉपिक दोबारा रीड करें और इस तरह आपको वो आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो ये एक मैसेज था। हमारा चैप्टर नंबर 4 है आज, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यानी कि हम सब कुछ पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूल्स है क्या, एलिमेंट्स क्या है, ये है। अब एक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूल्स में कौन कौन सी बॉन्डिंग होती होगी, मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन कौन सी फोर्सेस है, एक मॉलिक्यूल्स बना कैसे, एक ही कि एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कैसी फोर्सेस है, कैसी बॉन्डिंग है, उनके स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा चैप्टर रिकॉर्डिंग नंबर 16 है, चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ हम आते हैं अपने स्ट्रक्चर पर। इंट्रोडक्शन जो है हमारा इंट्रोडक्शन, हम इस इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहली थिंग वो बताता है, द थिंग्स अराउंड अस आर कंपोज्ड ऑफ मैटर। वो कहते हैं जो भी चीज हमारे इर्द गिर्द है वो मैटर से मिलकर बनी है, इसमें कोई डाउट कोई शक नहीं है कि ऐसे ही है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ द बिल्डिंग यूनिट एटम्स, यानी हर चीज जो बनी है उसका एक बुनियादी जो यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। बुनियादी यूनिट्स कौन सा होता है, एटम्स होता है। दीज एटम्स कंबाइन, ये एटम्स क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। हम पढ़ते हैं कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और एलिमेंट्स किससे मिलके बना, एटम से। तो उसने कहा है कि दीज एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, विच अपीयर इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। कितनी डिफरेंट स्टेट्स, हमने 3 स्टेट पढ़ी थी, लिक्विड, गैस और सॉलिड, ठीक है। तो कुछ मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्म में होते हैं, कुछ लिक्विड में और कुछ गैसेस फॉर्म में, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। दी फोर्सेस, अब क्या रिस्पॉन्स है, क्या क्यों मॉलिक्यूल बन रहा है, एलिमेंट क्यों कंबाइन हो रहे हैं। बात तो ये है ना कि एक एलिमेंट ये की है कि क्यों आपस में कंबाइन हो रहे हैं। वो कहता है दी फोर्सेस, ऐसी ताकत है, ऐसी कुव्वत है, रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द एटम्स टुगेदर, एटम्स को बाइंड करने के लिए जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर, वो कौन सी फोर्सेस कहलाती हैं, केमिकल फोर्सेस। ये एक डेफिनेशन हो सकती है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि केमिकल फोर्सेस क्या है, केमिकल बॉन्ड्स क्या है।
तो आप क्या कहोगे, द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द एटम्स टुगेदर, एटम्स को जो जोड़े रखने वाली फोर्सेस हैं किसके अंदर, इन अ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड केमिकल फोर्सेस और केमिकल बॉन्ड्स। नेक्स्ट दीज बॉन्डिंग फोर्सेस व्हिच कीप द एटम टुगेदर विल बी डिस्कस, हम इसको इसी चैप्टर में डिस्कस करने की कोशिश करें। तो ये सबसे पहले ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, हमने वाटर बार बार पढ़ा है। तो ये हो गया हमारे पास ऑक्सीजन और ये हो गया हाइड्रोजन, यानी तीन एलिमेंट्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। और यही डेफिनेशन थी कि टू और मोर एलिमेंट्स टू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अब ये हमने इसके मॉलिक्यूल बनने की रीजन भी अभी देखे हैं कि दी फोर्सेस जो रिस्पॉन्सिबल होती है इनको जोड़े रखने के लिए, वो कौन सी फोर्सेस कहलाती हैं, केमिकल फोर्सेस या केमिकल बॉन्ड। अब ये जो हाइड्रोजन है, मैं इस पे आ जाता हूँ, ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है, जुड़ा हुआ है, तो ये किस फोर्सेस की वजह से जुड़ा हुआ है, केमिकल फोर्सेस, केमिकल बॉन्ड जिसने इनको आपस में जोड़े रखा हुआ है, इसलिए ये पूरा मॉलिक्यूल बन गया है वाटर का। ये इसकी ये है वाटर मॉलिक्यूल। ये स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि क्या है वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट अगर हम आए तो नेक्स्ट हमारा है व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, ये एक टॉपिक है हमारा। तो ये मैं टॉपिक वाइज चल रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपकी बुक्स में भी जो भी रिटर्न होगा उसके हिसाब से मैं इस पर व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल, वो कहता है एटम क्यों केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं, क्या रीजन है कि भाई वो ना भी बनाए, इसको हम देखते हैं क्यों बनाते हैं, उसके रीजंस क्या है। इट इज अ यूनिवर्सल रूल, एक यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल रूल कहते हैं जो लागू होगा, हर कीमत पर होगा। यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड टेंड्स टू बिकम मोर स्टेबल। अब जाहिर सी बात है, ये एक रूल है कि हर चीज ना स्टेबल की तरफ जाएगी, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, कि जहां पर वो मुस्तहकम रह सके। जाहिर सी बात है, अगर मैं मुस्तहकम नहीं हूँ, मैं स्टेबल नहीं हूँ, तो मैं किसकी तरफ जाऊंगा, स्टेबल की तरफ जाऊंगा ना, क्योंकि स्टेबल पे मैं आराम से रह भी सकता हूँ, एग्जिस्ट भी कर सकता हूँ, इंडिपेंडेंट भी रह सकता हूँ, वरना मुझे किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी। तो वो यही कहता है कि हर चीज स्टेबल की तरफ जाती है। तो बॉन्ड्स बनने की एक सबसे बड़ी रीजन तो ये आ गई स्टेबिलिटी, कि एटम्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल बनते इसलिए हैं ताकि स्टेबिलिटी हासिल कर सकें। आप समझ आई, एटम्स जो होंगे वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ताकि स्टेबिलिटी हासिल कर सकें। ये हमारी देखा जाए तो पहले रीजन है, मेन रीजन कह सकते हैं, स्टेबिलिटी हासिल कर सके। नेक्स्ट चलते हैं, एटम्स अचीव स्टेबिलिटी। अब ये स्टेबिलिटी कैसे हासिल करते हैं, बाय अटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। मैंने आपको बताया था कि जो सबसे स्टेबल गैसेस हैं वो नोबल गैसेस हैं, वो किसी से शेयर नहीं करती। ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि नोबल गैसेस क्यों रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि उनके जो आउटर शेल है ना, उनमें इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। भाई जब आपका पेट भरा हुआ हो, फुल हो, तो आपको भूख की और मजीद जरूरत नहीं होती, तो आप कहते हैं मुझे और खाना ही नहीं है क्योंकि मेरा पेट फुल है। दैट्स रीजन नोबल गैसेस के लास्ट जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल है, उससे जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की उसे बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसका पेट फुल है। और यही एक रीजन है कि जो नोबल गैसेस होती हैं वो रिएक्ट नहीं करती। इस यही वजह है कि कोई भी एटम स्टेबिलिटी क्यों हासिल करेगा, कि वो किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करे, नोबल गैसेस की। क्लोरीन वाली एग्जांपल याद है ना, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287, 17 होता है ना एटॉमिक नंबर, ये 17 पूरे हो गए, लेकिन वो स्टेबल नहीं है। अब वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है, याद है ना, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, एक इलेक्ट्रॉन जमा कर दो, ऐड कर दो बच्चों, तो वो आ जाती है 288। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके साथ मैच करती है, आर्गोन गैस के साथ, इसके साथ आर्गोन गैस के साथ, उसका भी एटॉमिक नंबर 18 होता है। तो ये अब मैं ये कह सकता हूँ क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्यों लिया, क्योंकि उसने स्टेबल होना था और उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी मैच करनी थी, नोबल गैसेस की। याद रखना, हर एटम चाहेगा कि वो नोबल गैस की तरह स्टेबल हो जाए, तो उसके लिए वो क्या करेगा, गेन भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन,
तो यह लूज भी कर सकता है। जैसे सोडियम की मिसाल ले लें, सोडियम की है 281, 11 एटॉमिक नंबर है, 11। ठीक है, अब वो क्या करेगा कि नियोन का एटॉमिक नंबर है 10, और नियोन इसमें क्या है, स्टेबल है। नियोन एक गैस है, नोबल गैस है। ठीक है, तो अब ये सोडियम 11 एटॉमिक नंबर, अब ये चाहेगा ना कि मैं स्टेबल हूं, तो स्टेबल के लिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो ये नियोन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। अब सोडियम की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 28, और नियोन जो गैस है उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 28। तो ये इस तरह एटम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी हासिल करते हैं इसकी तरफ, नोबल गैसेस भी लेने के लिए। अब नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन एंड सो ऑन, इस तरह की है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसके हम सब शेल की बात करें, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 और NP6, यानी P वाले सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और S वाले सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। आखिरी वाले शेल में 8, तो 8 का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन फिल है, आखिरी वाला आउटरमोस्ट शेल फिल है, ना ये गेन करेगा ना लॉस करेगा। तो हर एटम चाहेगा कि वो किस गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले, नोबल गैसेस की स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि नोबल गैसेस क्या है, मोस्ट स्टेबल, ना वो रिएक्ट करती हैं, वो इंडिपेंडेंट है, मजे हैं, आराम से है। अब आ जाती है कि ये नोबल गैसेस होती हैं हैविंग 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। मैंने आपको बताया था ना कि हीलियम गैस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और बाकी और जितनी गैसेस है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आखिरी वाले शेल के अंदर। तो वैलेंस शेल साइन ऑफ स्टेबिलिटी, तो मैं ये कह सकता हूँ 2 और 8 अगर आखिरी शेल के अंदर हो तो वो स्टेबिलिटी की निशानी है। हर कोई चाहेगा कि मैं ये वाला फिगर अचीव कर दूं, या मेरे आखिरी के जो शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अगर वो छोटा ही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन जैसे बने तो वो चाहेगा मेरे आखिरी के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 2, तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। अब अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट। डुप्लेट कहते हैं 2 को, अगर आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो डुप्लेट होता है। ठीक है, जिसे हम कौन सा रूल कहते हैं, डुप्लेट रूल। दो कहते हैं ना, डुप्लेट, दो से याद करना, डबल से याद करना। while attaining 8 इलेक्ट्रॉन, और आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अगर ले लूं मैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आ शेल, तो वो कौन सा रूल कहलाएगा, ऑक्टेट। ऑक्टेट कहते हैं 8 को, ऑक्टेट कहते हैं, यानी अगर आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन सा रूल होगा, ऑक्टेट रूल होगा। कौन सा रूल फॉलो करेगा, ऑक्टेट रूल। अब आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन सा रूल फॉलो करेगा, डुप्लेट रूल फॉलो करेगा। तो ये जो हीलियम गैस है ये डुप्लेट है, क्योंकि इसके आखिरी शेल में 2 हैं। बाकी ये जो नियोन है ये भी 8 होते हैं, ये हो जाएगी, ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। आर्गोन के आखिरी शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको भी हम ऑक्टेट कहते हैं। अब कहते हैं द नोबल गैसेस डू हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। वो कहता है कि 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके वैलेंस शेल्स के अंदर। इट मीन, इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स ऑल द नोबल गैसेस हैव देयर वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड। बार बार वही बात करें, नोबल गैस के जो आखिरी शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, वो अब उनको ना देने की जरूरत है ना लेने की जरूरत है। देयर एटम्स डू नॉट हैव वैकेंट स्पेस, तो स्पेस ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन ले, to accommodate extra electron, therefore noble gases do not gain, ना गेन करती है। मैं आपसे कहूँ नोबल गैसेस गेन क्यों नहीं करती या लूज क्यों नहीं करती इलेक्ट्रॉन, तो कहते हैं सर उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती। आप कहेंगे सर उन्हें जरूरत नहीं पड़ती, उनके आखिरी जो शेल है वो कंप्लीट फिल है। यहाँ वहाँ डुप्लेट रूल फॉलो हो रहा होगा, जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, या फिर वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे होंगे, आखिरी वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो फिल है, इसलिए उन्हें ना लेने की जरूरत है ना देने की। ये हमारी थी कि इसलिए केमिकल एटम क्यों बनाते हैं। अब कहता है द इम्पोर्टेंस ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इन द फैक्ट दैट ऑल द एटम्स ट्राई देयर बेस्ट टू हैव द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हर एटम चाहेगा, कोशिश करेगा कि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके साथ मैच कर जाए, नोबल गैस के साथ। क्यों, क्योंकि नोबल गैस मोर स्टेबल है। नोबल गैस क्या है, मोर स्टेबल। तो हर एटम चाहेगा ना कि मैं भी स्टेबल हूं, भाई मैं भी क्यों पीछे रहूं, मैं भी स्टेबिलिटी करूं, तो वो या फिर लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, जैसा इलेक्ट्रॉन
सोडियम लूज करता है, और या फिर वो गेन करेगा जैसे क्लोरीन गेन करता है। फॉर दिस पर्पस एटम्स कंबाइन विद वन अनदर, एटम्स क्या करते हैं, एक दूसरे कंबाइन करते हैं, विच इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग, जिसका मतलब है कि वो केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। अब उसके लिए वो एक ही हल होता है, लूज कर जाए, गेन करते हैं, या आपस में मिल जाए, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें, ताकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के बराबर आ जाए। इन अदर वर्ड एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एटम क्यों बनाते हैं केमिकल बॉन्ड, सुने, एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू अचीव स्टेबिलिटी। अब ये आपको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, ये आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन है कि भाई एटम्स क्यों केमिकल फॉर्म बॉन्ड बनाते हैं, तो आप कहेंगे टू अचीव स्टेबिलिटी बाय एक्वायरिंग, हासिल किए किस करके इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी स्टेबिलिटी क्यों किस वजह से हासिल करते हैं, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्टेबिलिटी अचीव करते हैं। यानी एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, एटम बनाते हैं केमिकल बॉन्ड टू फॉर्म टू अचीव स्टेबिलिटी, अचीव करते हैं, हासिल करते हैं, स्टेबिलिटी अचीव हासिल करते हैं, बाय किसके लिए, किसके जरिए, एक्योरिंग हासिल करते हुए इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक, यानी इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हासिल हो गई तो इसका मतलब है उनको स्टेबिलिटी भी मिल गई। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कुछ नोबल गैसेस की। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो आखिरी शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। नियोन के एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-8, ठीक है, 2-8 10 हो गए। आर्गोन के एटॉमिक नंबर 18 है, तो इसकी क्या होगी, 2-8-8, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है 36, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 10 18 और 10 और 18 कितने हो गए, 28, आखिरी कितने बच गए, 8। तो देखो आखिरी शेल में भी इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, देखो हर जगह 8 का रूल फॉलो हो रहा है, ऑक्टेट रूल, तो ये स्टेबल है, 8 है इसके आखिरी शेल में। जिनॉन 54, तो इसका भी आखिरी शेल में 8 है, इसलिए हम कहते हैं कि नोबल गैसेज होती है वो मोर स्टेबल होती है। And atoms can accommodate, अब वो कहता है कि एक एटम एन एटम कैन अकोमोडेट, एक जो एटम होता है कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, कि जो एक एटम है वो 8 इलेक्ट्रॉन लेस हासिल कर सकता है, अपने शेल में रख सकता है आखिरी वाले में, 3 तरीकों से। बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो देकर, इफ दे आर लेस देन 3 टू अदर एटम, अगर वो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स 3 से कम है, ठीक है, स्टार्ट में हमने 4 कहा था तो यहाँ उन्होंने 3 कह दिया, इफ अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन 3 से कम है तो वो क्या करेगा, लूज करेगा, बाय गिविंग कहते हैं देगा, लाजमी लूज करेगा। सोडियम की मिसाल ले लो, सोडियम के पास आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 से कम हुआ ना, तो ये सोडियम क्या करेगा, लूज करेगा, गिव करेगा। नंबर सेकंड है बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर, बाय गेनिंग, सॉरी गेनिंग कहते हैं हासिल करना, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स हासिल करेगा दूसरे एटम से, क्यों, इफ द वैलेंस शेल हैज 5 और मोर, अगर उसके पास 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, गेन करेगा, अगर 3 से कम होंगे तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, लूज करेगा। जैसे क्लोरीन की मिसाल है, तो इसके आखिरी शेल में 7 होते हैं, तो ये 5 से ज्यादा है ना, 5 से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, गेन करेगा, हासिल करेगा, जी लिख देता हूं गेन के लिए। बाय शेयरिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर एटम, तीसरा तरीका है कि ना लूज करे ना गेन करे, शेयर कर ले कि यार 1 इलेक्ट्रॉन तू मिला और 1 इलेक्ट्रॉन मैं मिला हूं, हम दोनों भाई शेयर कर लेते हैं। शेयर क्या होता है, एक आधे, यानी आधे पैसे तू मिला आधे पैसे मैं मिला हूं, यही होता है ना शेयर। तो 3 तरीकों से स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं, 3 तरीकों से 8 इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकते हैं, या लूज करके, या गेन करके, या शेयर करके। 3 चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि लूज करेंगे, गेन करेंगे, या शेयर करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड की तरफ अगर हम आए तो इसकी पहले तो डेफिनेशन आपने अच्छी तरह देखनी है।
A chemical bond is defined as the force of attraction between atoms that holds atom together in a substance। वही बात आ गई, फोर्स, ऐसी फोर्स जो एटम्स को होल्ड करे, एटम्स को कंबाइन करके रखे, वो कौन सी फोर्स कहलाती है? केमिकल बॉन्ड। दोबारा डेफिनेशन देखो, क्या केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड करते हैं, तारीफ की किस तरह डिफाइन करते हैं? एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी फोर्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या अट्रैक्शन होंगे तो कंबाइन शेयर करेंगे ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, एटम्स के दरमियान, दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस, जो इकट्ठे रखता है सब्सटेंस के अंदर। ऐसी फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? केमिकल बॉन्ड। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड बनाने के दौरान, देयर इज सम फोर्स, कुछ ऐसी फोर्स होती है विच होल्ड्स द एटम टुगेदर, जो एटम को जोड़े रखती है। अगर वो फोर्स ना हो तो एक ये हाथ वाला, ये मेरा एक एटम है, ये दूसरा एटम, क्या ये दोनों आपस में फोर्स अट्रैक्ट कर सकती है? नहीं। जब फोर्स ही नहीं होगी तो ये भी अलग रहेगा, ये भी। फोर्स कहते हैं आपस में करीब लाएंगे और ये कंबाइन करेंगे। The attaining of 8 electrons configuration in the outermost shell, either by sharing, by losing or by gaining electron, is called octet rule। ये अभी हमने पढ़ा है octet rule। octet rule क्या होता है? The attaining of 8 electrons, 8 electrons को हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 8 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए इन द आउटरमोस्ट शेल, आखिरी शेल के अंदर, आइदर बाय शेयरिंग, 3 तरीकों से, या शेयर कर सकता है, या बाय लूज कर सकता है, लूजिंग कर सकता है, और बाय गेनिंग, यानी 3 तरीकों के साथ 8 इलेक्ट्रॉन के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ले तो वो कौन सा रूल कहलाता है? ऑक्टेट रूल कहलाता है। The attaining of 8 electrons configuration in the outermost shell, either by sharing, share करके, by losing, lose करके, और by gaining electron, it's called octet rule। ये octet rule की definition है, इससे अच्छी तरह याद करनी है, पूछा जाता है। octet से याद रख लेना, 8 को कहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सकता है 3 तरीकों से। अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा है, या वो लूज करेगा, या गेन करेगा, या आखिर में शेयर करेगा। This octet rule can symbolize that noble gas. This octet rule can only symbolizes that noble gas electronic configuration should be attained by atoms when they combine or react। तो ये रूल ये भी बताता है कि जब तक वो कोई एटम रिएक्ट नहीं करता, शेयर नहीं करता, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल नहीं कर सकता। फॉर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन और हीलियम की अगर मैं बात करूं, विच हैव ओनली एस सबशेल, जिस Sc होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर कौन सा सबशेल आएगा? Sc आएगा। दिस बिकम डुप्लेट रूल। तो हाइड्रोजन के भी मैंने कहा था कि हाइड्रोजन में एक होता है, तो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये दूसरे वाले हाइड्रोजन से मिलेगा, तो ये कौन सा रूल बन जाएगा? डुप्लेट रूल। अब ये दो आपस में मिलेंगे, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों आपस में मिल जाएं तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बन जाएंगे। अब इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने, तो इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, तो ये कौन सा रूल हो जाएगा? डुप्लेट रूल। It plays a significant role in understanding the formation of chemical bonds। ये देखो ये बच्चों, ये मैंने बताया केमिकल बॉन्ड कैसे बना रहा है। इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ भी खींच रहा है, वो अपनी तरफ भी खींच रहा है, तो ये दोनों आपस में करना चाह रहे हैं शेयर, बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं कि कुछ अपने इलेक्ट्रॉन तुम दे दो, कुछ इलेक्ट्रॉन मैं दे देता हूँ। If the bond formation is between ions, अगर ions के दरमियान bond formation हो, ions के दरमियान क्या हो बच्चों? bond formation हो, it is due to electrostatic force of attraction between। वो कहता है अगर bond formation हो ions के दरमियान, मैंने बताया था ना ions सोडियम क्लोराइड की मिसाल दी थी, प्लस नेगेटिव के दरमियान, अगर bond formation है इस between ions के दरमियान, इट इज ड्यू टू, तो ये किस वजह से होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रॉन से देख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं चार्जेस को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, दैट से बात है उनके दरमियान किसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैं कहूं कि आयंस के दरमियान कौन सी फोर्स होगी? आप कहोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैं कहूं क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर आयंस में पॉजिटिव नेगेटिव
आपस में कंबाइन होते हैं। बट इफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज बिटवीन सिमिलर एटम, अगर सिमिलर एटम हो, जाहिर सी बात है अगर सिमिलर एटम हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो, ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हो, इसको मैं क्लियर करके लिखता हूँ, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हो, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हो, तो मुझे ये बताओ कि दोनों सेम एटम है। आप कहेंगे सर यस दोनों सेम एटम है, तो इनके दरमियान तो कुछ चार्जेस नहीं है ना, हमें यही पता है ना कि जो सेम चीजें होती हैं उनके अंदर चार्ज क्यों, चार्ज तो हो गया ना जब डिफरेंस आ जाए between similar atoms or between the atoms that have comparable electronegativities। ये मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज क्या होती है कि ऐसी फोर्स, ऐसी पावर जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचे, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो कुछ एटम्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच सकते हैं। वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके आखिरी शेल में 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, और जिनके आखिरी शेल में 3 से कम हो, तो वो क्या खींचेंगे बेचारे, वो तो लूज करेंगे ना, गेन तो जब करेंगे ना जब इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे होंगे। तो ये इसके बारे में था कि then the chemical bond formation is by sharing of electron। वो कहता है अगर एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, तो वहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में भी म्यूचुअल और वन साइड। म्यूचुअली का मतलब होता है बराबर शेयरिंग, जैसे कहते हैं ना 50% का पार्टनर ये शख्स है, 50% का ये, तो ये बराबर हो गई ना। वन साइडेड का मतलब होता है कि कोई 80% शेयर हो किसी का और किसी का 20%, किसी का 90% हो किसी का 10%, तो सबसे ज्यादा 90% वाले को देखा जाता है ना कि इसका 90% है, तो ये शेयरिंग ये होती है, ये हम आगे देखेंगे। When two approaching atoms come close, एटम जब क्लोज आते हैं, दो, जैसे एक एटम ये है और एक एटम, जब ये दोनों आपस में क्लोज आ रहे होते हैं, ऐसे क्लोज आ रहे होते हैं, the attractive as well as repulsive forces become operative। दो तरह की फोर्सेस इनमें ऑपरेट होती है। पहली फोर्सेस का नाम है अट्रैक्टिव, नाम से जाहिर हो रहा है अट्रैक्ट करने वाली, खींचने वाली फोर्सेस। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस भी इस पे अप्लाई हो रही है। दूसरा है रिपल्सिव फोर्सेस। रिपल्सिव कहते हैं धक्का देना, पीछे की तरफ धकेलना, तो दो तरफ की है। अब देखो एटम सेम है, जो उनके ऊपर हर चार्ज भी सेम होता है, तो जाहिर सी बात है उसमें पहले तो अट्रैक्शन होगी, फिर उसके अंदर जब वो सेम एटम है तो वो एक दूसरे को दूर भी फेंकेंगे, एक तरफ को एक दूसरे से धक्का देने की कोशिश करेंगे। तो दो तरह की फोर्सेस इसके ऊपर अप्लाई होती है। पहली फोर्सेस हम कहेंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस, और उसी के साथ कौन सी फोर्स अप्लाई होती है, रिपल्सिव। दोनों फोर्सेस एट अ टाइम अट्रैक्ट अप्लाई हो रही होती है। द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज अ रिजल्ट। लेकिन जब दोनों फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं तो केमिकल बॉन्ड कब बनेगा, कब बनेगा, इज अ रिजल्ट ऑफ नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस विच डोमिनेट। होता क्या है कि एक ऐसा लम्हा आता है कि जहां पर ये इतने क्लोज आ जाते हैं जहां पर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट हो जाती है। डोमिनेंट कहते हैं हावी हो जाती है। अब रिपल्सिव फोर्सेस कम हो गई और कौन सी फोर्सेस हावी हो गई, अट्रैक्टिव फोर्सेस हावी हो गई। अब जब ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हावी हो गई तो जाहिर सी बात है अब इसने अट्रैक्टिव होना ही है, इसने बॉन्ड बनाना ही है। तो केमिकल बॉन्ड कब बनता है, मैं आपसे कहूंगा केमिकल बॉन्ड किस लम्हे बनता है, तो आप कहोगे सर उस लम्हे बनता है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस हावी हो जाती है, डोमिनेंट हो जाती है रिपल्सिव फोर्सेस पर। द एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। अब जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो क्या सिस्टम की एनर्जी होती है, एनर्जी क्या हो जाती है, लोवर्ड हो जाती है, कम हो जाती है। एंड मॉलिक्यूल इज फॉर्म। जब भी मॉलिक्यूल बनता है सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाती है, ये लेस का साइन, ये लेस हो जाती है। आपसे कहे कि जब मॉलिक्यूल बनता है तो सिस्टम के साथ क्या होता है, आप कहते हो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अदरवाइज इफ रिपल्सिव फोर्सेस बिकम डोमिनेंट, अगर फर्ज करो मैं कहता हूँ रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो गई है, अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं, अब कौन सी फोर्सेस डोमिनेंट हो गई है, रिपल्सिव फोर्स। अब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट हो गई है, धक्का देने वाली फोर्स डोमिनेंट हो गई है, तो क्या ख्याल है ये करीब आ सकते हैं, नहीं। अब ये एटम इस तरफ जाने की कोशिश करेगा क्योंकि एक दूसरे आपस में धक्का दे रहे हैं, ये वाला इस तरह, तो क्या कभी ये दोनों एटम आपस में मिल सकते हैं, नहीं। जब ये दो एटम आपस में नहीं मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा क्या, नहीं बनेगा।
तो वो कहता है नो केमिकल बॉन्ड विल फॉर्म अगर रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाती है, डोमिनेंट हो जाती है। इन दैट केस देयर विल बी इंक्रीज एनर्जी। इस सूरत हाल में क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। सिस्टम की एनर्जी कब ज्यादा हो जाती है, जब रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज हो जाए, डोमिनेंट हो जाए और केमिकल बॉन्ड ना बने, उस वक्त सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट हम अपना इसका है कि ये देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो इनके दो फोर्सेस अट्रैक्ट भी आई थी और रिपल्सिव भी फोर्सेस दोनों इस पे अप्लाई हो रही है। लेकिन ऐसा डिस्टेंस आता है जब कौन सी फोर्स ज्यादा हावी हो जाती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस हावी हो गई, इनकी सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, लेस हो गई। उसके नतीजे में क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया, H2 बन गया। तो ये इस तरह मॉलिक्यूल बनता है, दोनों आपस में करीब आते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट हो जाती है और मॉलिक्यूल बन जाता है। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग की बात करें कि कितने टाइप्स के केमिकल बॉन्ड होती है, कितने टाइप्स के बॉन्ड बन सकते हैं, तो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हिच आर इन्वॉल्वड इन केमिकल रिएक्शन आर टर्म्ड एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जाहिर सी बात है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेंगे वो कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन किधर मौजूद होंगे, आखिरी शेल में। आखिरी शेल वाले ही क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बनाते हैं या लूज करेंगे, अगेन याद रखना लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। दे यूजुअली रिजाइड इन इनकम्प्लीटली और पार्शियली फिल्ड आउटर। तो वो बता रहा है कहां पर मौजूद होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में। डिपेंडिंग अपॉन द वे हाउ दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग, दे रिजल्ट इन फॉलोइंग 4 टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं। पहला बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड, ये हम पढ़ के थक गए। आयनिक बॉन्ड किसमें बनेगा, आयनिक कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड कौन सा, सोडियम क्लोराइड की हमने मिसाल दी थी। क्यों, क्योंकि सोडियम लूज करेगा और क्लोराइड गेन करेगा। कोवलेंट बॉन्ड बनता है सेम एटम हो, तकरीबन एटम सेम हो या उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल हो। तो जैसे H2 वाला बॉन्ड है तो ये कौन सा हो गया, कोवलेंट। इसी तरह एक और बॉन्ड बनता है डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट। इसके अंदर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, यानी नॉन बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते लेकिन इस वाले बॉन्ड में क्या करते हैं, ट्रांसफर होते हैं। एक और है मेटेलिक बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन से और पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनता है वो बनता है मेटेलिक बॉन्ड। ये हम आगे देखेंगे डिटेल में। तो आज तक के लिए हमारा इतना ही, रिकॉर्डिंग नंबर 16। नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 17 में डिस्कस करेंगे।